मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य, व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट सेकंड, बिजनेस मैनेजमेंट पेपर सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे मूल्य निर्धारण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग और मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले घटक, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। एक विद्वान स्टैंटन का मत है कि प्रत्येक विपणन कार्य जिसमें मूल्य निर्धारण भी सम्मिलित है, किसी एक लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। कोई भी कार्य निरुद्देश्य नहीं किया जाता है, अतः मूल्य निर्धारण कार्य भी इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर ही करना चाहिए। स्टैंटन ने मूल्य निर्धारण के उद्देश्यों को 3 भागों में विभक्त किया है। नंबर 1, लाभ प्रदान उद्देश्य, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स। एक संस्था के मूल्य निर्धारण के लाभ प्रदान उद्देश्य इस प्रकार हो सकते हैं। नंबर 1, अधिकतम लाभ अर्जित करना, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना हो सकता है। यह उद्देश्य प्राचीनतम उद्देश्य है। अधिकतम लाभ कमाने के लिए मूल्य इस प्रकार निर्धारित करना पड़ता है जिससे कि सीमांत लागत और सीमांत आय के बराबर हो जाए, MC = MR। अधिकाधिक लाभ का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जबकि संस्था की बाजार में एकाधिकारी की स्थिति हो, मोनोपोली हो, या संस्था बहुत ऊंचे मूल्य पर माल बेचने में सक्षम हो। किंतु कई विद्वान ऐसे उद्देश्यों को उचित नहीं मानते हैं क्योंकि ऐसा उद्देश्य सामाजिक दायित्व की अवधारणा के विरुद्ध है, या वर्तमान में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और एकाधिकारी स्थिति बनाना बहुत कठिन हो गया है, या आजकल कई ऐसे अधिनियम बन गए हैं जिसके कारण अधिकाधिक लाभ कमाना संभव ही नहीं है। इसलिए अधिकाधिक लाभ का उद्देश्य सोच समझकर ही निश्चित करना चाहिए। तो लाभ उद्देश्य के अंतर्गत दूसरा उद्देश्य है मलाई उतार मूल्य नीति, स्कीमिंग द क्रीम प्राइस। मूल्य निर्धारण का एक उद्देश्य बाजार की मलाई उतारना होता है। इस उद्देश्य के अंतर्गत उत्पाद का प्रारंभिक मूल्य बहुत अधिक रखा जाता है। इससे प्रारंभिक विक्रय से बहुत अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है। यही मलाई उतार मूल्य कहलाता है। कुछ समय बाद जब उस उत्पाद के प्रतिस्पर्धी या स्थानापन्न उत्पाद बाजार में आ जाते हैं तो उसका मूल्य घटा दिया जाता है। मूल्य निर्धारण का ऐसा उद्देश्य तभी पूरा होता है जबकि उत्पाद बिल्कुल नया हो तथा उसका कोई स्थानापन्न या प्रतिस्पर्धी उत्पाद उपलब्ध न हो। लाभ उद्देश्य के अंतर्गत तीसरा उद्देश्य है विक्रय पर लक्षित लाभ को प्राप्त करना, अचीविंग टारगेट रिटर्न ऑन सेल्स। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य विक्रय पूर्व या विक्रय पर पूर्व निर्धारित लाभ लक्ष्य को प्राप्त करना हो सकता है। यह लाभ विक्रय राशि का निश्चित प्रतिशत या प्रति इकाई हो सकता है, जैसे
विक्रय पर 20% लाभ या 20 रुपये प्रति इकाई लाभ अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है। अतः मूल्य निर्धारित करने के लिए बाजार की लागत में इतनी ही प्रतिशत राशि या निश्चित राशि जोड़ दी जाती है। ऐसी नीति बहुत अधिक प्रचलित है। लाभ प्रदान उद्देश्य के अंतर्गत चौथा उद्देश्य है विनियोग पर लक्षित लाभ को प्राप्त करना, अचीविंग टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। विक्रय पर लाभ लक्ष्य की तरह विनियोग पर लाभ लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है। यह संस्था में कुल विनियोग की गई राशि के निश्चित प्रतिशत के रूप में हो सकता है, जैसे कुल विनियोग की गई राशि पर 20% लाभ अर्जित करने का लक्ष्य। ऐसी नीति केवल उद्योग की शीर्षस्थ संस्थाओं द्वारा ही अपनाई जाती है। पांचवा उद्देश्य है उचित लाभ अर्जित करना, अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट्स। कुछ संस्थाएं उचित लाभ अर्जित करने की नीति अपनाती हैं। ऐसी संस्थाएं अपनी प्रतिस्पर्धी संस्था के मूल्यों तथा अपनी लागत को ध्यान में रखकर ऐसा मूल्य निर्धारित करती हैं जिससे वे उचित एवं संतोषजनक लाभ कमा सकें। छठा उद्देश्य है हानि का न्यूनीकरण करना, मिनिमाइजिंग लॉसेस। कभी कभी संस्था भयंकर प्रतिस्पर्धा की स्थिति में आ जाती है। ऐसी स्थिति में संस्था के लिए लाभ कमाना कठिन हो जाता है। ऐसे में उसका मूल्य निर्धारण का उद्देश्य लाभ कमाने की बजाय हानि को कम से कम करना हो जाता है। तो ये थे लाभ प्रदान उद्देश्य, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव। इसके बाद है विक्रय प्रदान उद्देश्य, सेल्स ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत पहला उद्देश्य है विक्रय की मात्रा को अधिकाधिक करना, मैक्सिमाइजिंग सेल्स वॉल्यूम। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य विक्रय की मात्रा को अधिकाधिक करना भी हो सकता है। ऐसा उद्देश्य रखने से विक्रय की मात्रा को तो बढ़ाया ही जा सकता है, साथ ही संभावित प्रतिस्पर्धी संस्थाओं को बाजार में प्रवेश करने से रोका भी जा सकता है। ऐसे उद्देश्य को प्राय विद्यमान विक्रय में एक निश्चित अवधि में एक निश्चित प्रतिशत की वृद्धि के रूप में प्रकट किया जाता है। दूसरा उद्देश्य है ग्राहकों की संख्या को अधिकाधिक करना, मैक्सिमाइजिंग नंबर ऑफ कस्टमर्स। ग्राहकों की संख्या को अधिकाधिक करने के लिए भी क्या होता है, कई बार विक्रय की मात्रा में वृद्धि करनी पड़ती है। प्राय नई संस्थाएं ग्राहकों की संख्या बढ़ाकर अपना विक्रय बढ़ाती हैं। कभी कभी पुरानी संस्थाएं भी ग्राहक वृद्धि का अभियान चलाकर विक्रय वृद्धि करने का प्रयास करती हैं। तीसरा उद्देश्य है बाजार भाग या अंश को बनाए रखना, मेंटेनिंग मार्केट शेयर। कभी कभी मूल्य निर्धारण का उद्देश्य संस्था के बाजार भाग या अंश को मेंटेन रखना होता है। ऐसा उद्देश्य तब रखना पड़ता है जबकि संस्था भारी प्रतिस्पर्धा से गुजर रही हो। ऐसी स्थिति में संस्था अपनी लागत तथा लाभ के प्रतिशत या दर में कमी करके ही अपने बाजार भाग को मेंटेन रख सकती है। इसके बाद विक्रय प्रदान उद्देश्य के अंतर्गत चौथा उद्देश्य है बाजार भाग को अधिकाधिक करना, मैक्सिमाइजिंग मार्केट शेयर। मूल्य निर्धारण का उद्देश्य बाजार भाग को अधिकाधिक करना भी हो सकता है। ऐसा उद्देश्य तब रखा जाता है जबकि संस्था की स्थापित उत्पादन क्षमता अधिक होती है। वह बाजार भाग को बढ़ाकर विक्रय
में वृद्धि करना चाहती है ताकि बड़े स्तर पर उत्पादन की बचतें एवं लाभ प्राप्त हो सकें। तो ये थे विक्रय प्रदान उद्देश्य। इसके बाद यथावत स्थिति उद्देश्य। मूल्य निर्धारण के उद्देश्य के अंतर्गत तीसरा उद्देश्य है यथापूर्व स्थिति उद्देश्य, जैसे मूल्य स्थिरता बनाना, स्टेबलाइजिंग प्राइसेस, प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करना, अपने अस्तित्व को बनाए रखना या अपने अस्तित्व की रक्षा करना, अपनी वस्तु की किस्म को उच्च सिद्ध करना, उचित मूल्य, छवि या ख्याति बनाना। ये हो गए एक कंपनी के यथापूर्व स्थिति उद्देश्य। इसके अतिरिक्त कभी कभी कुछ संस्थाएं जनहित की दृष्टि से जनता मूल्य भी निर्धारित करती हैं। कभी कभी संस्थाएं अपनी सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली आदि या देश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती मनाने के उद्देश्य से भी विशेष मूल्य निर्धारण की नीति बनाती हैं। तो ये थे मूल्य निर्धारण के उद्देश्य। अब है मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले घटक, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग या प्राइस डिटर्मिनेशंस। तो दो घटक हैं, एक है आंतरिक घटक, दूसरा है बाह्य घटक। ये घटक क्या होते हैं? वस्तु के मूल्य का निर्धारण करते समय इन बातों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले है आंतरिक घटक, इंटरनल फैक्टर्स। मूल्य निर्धारण के आंतरिक घटक वे होते हैं जो संस्था के भीतरी कारणों से उत्पन्न होते हैं। विपणन के विभिन्न कार्य, उत्पाद विविधीकरण, उत्पाद जीवन चक्र की स्थिति, संगठन का स्वरूप, प्रबंधकों की नीतियां, उत्पाद की लागत, वितरण व्यवस्था या मध्यस्थ, संवर्धनात्मक प्रयास, प्रमोशनल एफर्ट्स जैसे विज्ञापन है, विक्रय कला है, प्रचार या प्रसार, ये करेंगे या नहीं करेंगे, ये बातें भी क्या होती हैं? मूल्य निर्धारण करते समय ध्यान में रखी जाती हैं। उत्पाद की विशेषताएं, उत्पाद की कुछ विशेषताएं उसके मूल्य को प्रभावित कर सकती हैं। उत्पाद नाशवान है, उस उत्पाद की इसकी जो स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट वस्तुएं हैं या नहीं हैं, विलासिता की वस्तुएं हैं, आवश्यकता आदि प्रकार के हो सकते हैं। नाशवान उत्पाद का मूल्य उसकी मांग एवं पूर्ति से अधिक प्रभावित होता है। स्थानापन्न उत्पाद का मूल्य बहुत प्रतिस्पर्धा, इसमें क्या होता है? स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध हैं मान लिया, तो उसमें क्या होगा? बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। यदि उत्पाद आवश्यक है तथा विकल्प नहीं है तो ऊंचा मूल्य भी रखा जा सकता है। तो ये थे आंतरिक घटक। ये घटक क्या होते हैं? वस्तु के मूल्य का निर्धारण करते समय ध्यान में रखने पड़ते हैं। अब है बाह्य घटक। बाह्य घटक में क्या होता है? जैसे बाजार में कंपटीशन कितना है, प्रतिस्पर्धा कितनी है। दूसरी बात है क्रेता का व्यवहार एवं प्रकृति, बायर्स बिहेवियर एंड नेचर्स। जो क्रेता हैं उनका व्यवहार उस वस्तु के प्रति कैसा है। संसाधनों की लागत, कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कच्चा माल है, शक्ति के साधन, श्रम, पूंजी आदि संसाधनों की लागत कितनी है। ये भी क्या होती है? वस्तु का मूल्य निश्चित करते समय ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इसके बाद है अर्थव्यवस्था की विभिन्न अवस्थाएं। जो इकोनॉमी है, तेजी है या मंदी है, महंगाई है या
या मंदी है, ये सब बातें क्या होती हैं, वस्तु के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती हैं। सरकार के नियम एवं नीतियाँ, नैतिक मूल्य, ये सब बाह्य घटक हैं जो वस्तु के मूल्य का निर्धारण करते समय ध्यान में रखे जाते हैं। धन्यवाद।